हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भारत के खिलाफ किस तरह से एक और युद्ध पाकिस्तान की तरफ से थोपे जाने की तैयारी की जा रही है और वो युद्ध है आर्थिक शरणार्थी। हाँ, कईयों को इसके बारे में पता नहीं होगा आर्थिक शरणार्थी का युद्ध किस तरह से किया जाता है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ताकि आपको ये आर्थिक शरणार्थी क्या होता है और ये इसे युद्ध क्यों कह रहा हूँ वो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। यदि आपको पता होगा कि इराक और सीरिया में आईएसआईएस ने किस तरह से एक हमला किया था और वहाँ पर रहने वाले जो ईमान के पक्के मुसलमान थे उन्होंने इस आईएसआईएस के सामने जिहाद लड़ने की जगह भागना पसंद किया था और उन्होंने यूरोप में अलग अलग देशों में शरण ली थी। फिर बाद में तुर्की ने इन शरणार्थियों को इकट्ठा करके यूरोप को ब्लैकमेल करना चालू किया था कि यदि आपने हमारी इन बातों को नहीं माना या हमारी इन चीज़ों का समर्थन नहीं किया तो हम जो घुसपैठिए हैं, शरणार्थी हैं, वो आपकी बॉर्डरों पर छोड़ देंगे, आपके देश में घुसा देंगे। फिर आप बहुत सारी समस्याओं और उसके बाद में जो दूसरी समस्याएं क्रिएट होती हैं उसका सामना लंबे टाइम तक करते रहेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों इनको आर्थिक शरणार्थी कहा जा रहा है। खास करके शरिया मांगने वाले मुस्लिम जब उनके ऊपर शरिया का आक्रमण किया जाता है तो वो शरिया के सामने जिहाद करने की जगह किसी काफिर के मुल्क में शरणार्थी बनकर जाते हैं और फिर वहाँ पर अपनी संख्या थोड़ी बढ़ा लेते हैं। फिर वहाँ पर खुद के लिए शरिया मांगते हैं और साथ में मानवाधिकार के नाम पर या तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर या तो स्थानीय देश के कानून के आधार पर खुद के लिए सारी सुविधाएं मांगते हैं और ये सुविधाएं उनके सामने मांगते हैं कि जो वहाँ का स्थानिक नागरिक होता है। तो उन स्थानिक नागरिकों का जब बजट काटा जाता है या उनको सुविधाओं से वंचित रखा जाता है क्योंकि ये शरणार्थी जो मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, वरना वो उस देश में इस्लामिक दंगे करेंगे या इस्लामिक सेक्स जिहाद करेंगे। उससे बचने के लिए वो देश इनको सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराता है, पर फिर भी ये शरणार्थी उस देश को बदनाम करते जाते हैं और अंत में वो देश आर्थिक तौर पर पिछड़ना चालू हो जाता है, जैसा हम ब्रिटेन में देख चुके हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से मुस्लिम आर्थिक शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ पर खटमल की तरह उस देश का खून चूसने लग जाते हैं। अब आती है कि भारत के खिलाफ किस तरह से आर्थिक शरणार्थियों का युद्ध थोपा जा रहा है। तो यदि आपको पता होगा कि पाकिस्तान 2 या 3 युद्ध जो लड़ चुका है खुलकर, उसमें उसको बहुत सारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसकी इस्लामिक सेना काफिरों के सामने हार गई। यहाँ तक कि पैंट रिमूवल सेरेमनी भी की गई थी। तो उनको ऐसा लगा कि अब भारत को हराने के लिए जिहाद का सहारा लेते हैं। तो उन्होंने लोगों ने भारत में और ख़ास करके कश्मीर में इस्लामिस्टों को भेजा। इस्लामिस्टों ने आकर कश्मीर के मुस्लिमों को जिहाद के लिए उकसाया। कश्मीर के मुस्लिमों ने मस्जिदों में गुट बनाकर सशस्त्र होकर कश्मीर के हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छिड़ा और उस जिहाद का परिणाम क्या आया वो आपको सबको पता है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि कश्मीर के मुस्लिमों ने कश्मीर के हिंदुओं के खिलाफ जो निजाम मुस्तफ़ा के नाम पर कत्लेआम मचाया, उसमें किसी भी गैर हिंदुओं को कश्मीर से निकालने के लिए उनका कत्लेआम किया गया। खास करके हिंदुओं का, उनकी लड़कियों को बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किए गए। बलात्कार करने के बाद में हिंदू लड़कियों को और हिंदुओं की बहन बेटियों को जिंदा आरे से काटा गया, जिस तरह से गिरिजा टिक्कू सिंह के साथ में किया गया था। उनको अपने बच्चों से बच्चों के खून से सने हुए चावल खिलाने के लिए मजबूर किया गया था और अंत में उनको कश्मीर से स्थानांतरित करवाने के बाद में उनकी संपत्तियों को किस तरह से औने पौने दाम पर सरकार में बैठे इस्लामिस्टों की मिली भगत से आपस में बंटवारा किया गया, ये हमने कश्मीर में देख लिया। तो वो प्रॉक्सी वॉर भी तब
खत्म हो गया जब 2019 में कश्मीर में से धारा 370 और 35 से हटा दी गई या रद्द कर दी गई। तो इस घटनाक्रम के बाद में पाकिस्तान और उसके समर्थकों ने एक रुदाली का रुदन किया भारत में, पाकिस्तान में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंचों पर, यहाँ तक कि संस्थाओं में भी। परंतु जब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, 2021, 2022, 2023 तक आ गया, तो इनको ऐसा लगा कि हम एक प्रॉक्सी वॉर यानी ये भी छुपा हुआ इस्लामिक जिहाद हार चुके हैं। तो पाकिस्तान और उसके समर्थकों ने एक खतरनाक और अचूक रणनीति का सहारा लिया है, और वो है खुद को आर्थिक तौर पर संकटग्रस्त दिखाना। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, और मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि पाकिस्तान में जो आर्थिक संकट है वो एक नीति के तहत और भारत के खिलाफ युद्ध नीति यानी इस्लामिक जिहाद की नीति के हिसाब से किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी अभी इस घटनाक्रम का विरोध करने के लिए तलवार लेके या जिहाद के नाम पर AK-47 लेकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नहीं उतरा है। तो ये बताता है कि एक सोची समझी रणनीति है, एक सोची समझी साजिश है भारत के खिलाफ, ताकि जिहादियों को आम नागरिक बनाकर भारत की सीमाओं की तरफ धकेला जाए, और एक गुस्से के नाम पर या भूख प्यास और मानवता के नाम पर भारतीय सैनिकों, भारतीय चौकियों और भारतीय सीमाओं पर हमले को अंजाम दिया जाए। इसमें साथ दे रहे हैं भारत में बैठे इस्लामिस्ट, भारत की कांग्रेस पार्टी, सेक्युलर हिंदू, कामपंथी लिबरल जमात। अभी आपने देखा होगा कि कुछ धीरे धीरे सुर गुपचुप तरीके से बात कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान को सहायता देनी चाहिए, उसके लिए चाहे तो पुरानी दुश्मनी, पुराने हमले, पुरानी घटनाओं को भुला देना चाहिए, और वो भी किस नाम पर? मानवता के नाम पर। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ, अलबत्त मुझे लगता है कि मौलाना मोदी इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, इसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, पर मैं मेरा विचार प्रकट कर देता हूँ कि यदि भारत ने गलती से भी पाकिस्तान को आर्थिक या मानवता के नाम पर किसी भी प्रकार की सहायता की, तो ये साबित हो जाएगा कि भारत खुद के लिए और खुद के ऊपर आतंकवादी तैयार करवाने में और आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए एक पाकिस्तान की रणनीति में अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर मदद दे रहा है। क्योंकि वैसे तो इस्लामिस्ट कहते हैं कि काफिरों से कुछ भी लेना हराम है, तो भारत सरकार को यही सोचना चाहिए कि यदि हम पाकिस्तान को कुछ भी सहायता देंगे तो वो हराम होगी। दूसरी चीज़, पाकिस्तान और वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के नागरिकों में जिस तरह से भारत के प्रति घृणा, हिंदुओं के प्रति नफरत है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है। के बारे वो गैर मुस्लिम कौन से मुसलमान है? हमला करो उनके ऊपर, वो काफिर है, हम मुसलमान। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को अभी से कुछ रणनीति व्यूह रचना बनानी चाहिए कि हम पाकिस्तान को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आंतरिक या बाह्य दबाव में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देंगे, भले वो मानवता के नाम पर हो या पड़ोसी के नाम पर हो। क्योंकि भारत यदि पाकिस्तान को सहायता नहीं देगा तो भारत में बैठे मुस्लिम गिरोह के 96% मुस्लिम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सेक्युलर लिबरल कामपंथी जमात के लोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ में मिलकर काम करने वाले
लोग भारत के ऊपर दबाव डालेंगे कि भारत इनको कुछ आर्थिक मदद दे, जिस तरह से श्रीलंका को दी थी, जबकि वो किस्सा अलग था। जिस तरह से तुर्की को मदद दी थी वो भी किस्सा बहुत अलग था। तो पाकिस्तान को भी मदद दी जाए, पर यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। यदि भारत ने आर्थिक तौर पर कोई भी प्रकार की मदद दी पाकिस्तान को या उनके नागरिकों को या उस सरकार को, तो ये भारत के ऊपर निर्भर हो जाएंगे और धीरे धीरे भारत का आर्थिक बोझ बढ़ता जाएगा। यदि भारत इनको मानवता के नाम पे किसी प्रकार का खाने पीने का सामान या दवाइयाँ या कुछ अन्य प्रकार की सहायता देगा, तो भी भारत के ऊपर संसाधनों का बोझ बढ़ता जाएगा। तो भारत में बैठे कुछ लोग इसकी अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। तो भारत सरकार को चाहिए कि ऐसा एक कोई कानून बनाए या स्वतः घोषणा कर दे, ताकि आगे जाकर भारत के खिलाफ ऐसी कोई भी आंतरिक या बाह्य साजिश ना की जा सके। इसके लिए भारत सरकार को यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाना चाहिए, क्योंकि सीए और एनआरसी कानून का विरोध करने वाले भारत के मुस्लिम थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही भारत के मुस्लिम, भारत की सेक्युलर जमात, लिबरल और कामपंथी जमात मिलकर भारत सरकार के ऊपर ऐसा कानून बनाने के लिए दबाव डालेंगे और डाल सकते हैं कि भारत को पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की आर्थिक या मानवीय सहायता देने के लिए बाध्य किया जा सके। और इसमें यदि कमी रह जाएगी तो मियाँ लॉर्ड इस कमी को पूरी करने के लिए अपने लिए इशारा प्राप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं, पूंछ खड़ी कर कर रख रहे हैं। तो मैं भारत सरकार को कहूँगा कि अभी से इसके लिए तैयारी की जाए, वरना भारत की सीमाओं की तरफ ये सारे पाकिस्तानी आतंकी धकेले जाएंगे। क्योंकि कई इंटरव्यू में पाकिस्तानी कहने लगे हैं कि हमें भारत में शरण लेनी चाहिए, हमें भारत में चले जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, वो उन हिंदुओं को जो अति उत्साह में कह रहे हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिला देना चाहिए, मैं इसका सिर्फ आधा समर्थन करूंगा। मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को सिर्फ ज़मीन और संसाधनों के तौर पर मिलाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ की भी जो प्रजा है वो वही कुरान, वही इस्लाम मानती है जो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, आईएसआई और बोको हराम के मुस्लिम मानते हैं। क्योंकि पीओके के जो मुस्लिम भारत में आएंगे वो सिर्फ 1 या 2 महीने तक सीधे रह सकते हैं, बाद में उनको भी भारत में शरिया लागू कराने का जो शौक़ है वो उनके सिर पर चढ़कर बोलने लगेगा और वो शरिया के नशे में भारत में ज़ॉम्बी डांस करने लगेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत को अभी से अपनी सुरक्षा चौबंद करनी चाहिए, सरहदों पर सैनिकों को चौकन्ना रखना चाहिए और एक घोषणा तो कर ही देनी चाहिए कि यदि पाकिस्तान के नागरिक भारत की सरहदों की तरफ आते हैं तो भारत पर इसे आक्रमण समझा जाएगा और हम इनके ऊपर गोली चलाने से नहीं चूकेंगे, वरना ये आपकी कमजोरी को भांप कर आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। क्योंकि हर इस्लामिस्ट जो पाकिस्तान में रहता है वो एक ही मकसद से आएगा भारत में कि भारत में गजवाए हिंद करना है, क्योंकि उनको ये पता है कि भारत में इस्लाम के स्लीपर सेल गली गली में बैठे हुए हैं। यदि आपको ऐसा लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में हिंदुओं की जो जनसंख्या 1947 में कुछ 23 या 24% थी, वो अब घटकर 1.35-1.75 के बीच में रह गई है। जब ये अपने देश में हिंदुओं को खा सकते हैं तो वो भारत में आके हिंदुओं को खाएंगे, हिंदू बच्चियों का बलात्कार करेंगे, उनको बेचेंगे। इसलिए भारत को यदि आर्थिक तौर पर,
सामाजिक तौर पर खुद को सुरक्षित रखना है और भारत की संप्रभुता बचाए रखनी है, तो भारत को अभी से ही ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये स्पष्ट मान के चलना चाहिए और ये याद रख के चलना चाहिए कि इस्लामिस्टों को मानवता से कोई लेना देना नहीं होता है, और यदि आप इनको मानवता का दर्शन कराएंगे तो ये आपको दानवता के दर्शन करा देंगे। धन्यवाद।